ओके, इन केस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास 4 और 5 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो सिर्फ 4 मार्क्स का पहले केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन बन गया था। अच्छा, वो क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्वियस है ना। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, इंटरनल चॉइस भी होती है। पर वहां पे आपको लास्ट ईयर जो पूछा गया था दैट वाज रिलेटेड टू ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये वाला डोमेस्टिक सर्किट का एक क्वेश्चन तो पूरा टॉपिक ही खा गए वो। अब इसके बजाय इसमें डोमेस्टिक सर्किट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोरेशन करेंगे। स्टार्टिंग की अगर बात करें, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक एक्टिविटी आपको दी जाती है, तो वो एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन जाता है डायरेक्ट। तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। Whenever current is flowing through an electric conductor, it produces magnetic field around the conductor wire in the form of concentric rings around the wire as its central axis. ठीक? And the direction of magnetic field lines at a point can be determined by using राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ये वायर है, इस वायर के थ्रू अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं और करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहां इस पॉइंट के अराउंड देखिए बेटा, यहां पे फील्ड लाइंस क्या बनेगी, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगे। हमें कैसे पता चला? तो ऑब्वियसली वो सिंपल सी एक्टिविटी थी कि इसके ऊपर आयरन पाउडर को स्प्रिंकल किया और उसे टैप करते हैं तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रीअरेंज हो जाता था। चलो वो तो अलग बात, लेकिन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहां पे एक बात ये पता लग गई कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी। तो आप ऐसे देखते हैं, जब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग व्हेन द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, थंब की डायरेक्शन में देखना है करंट, तो कर्लिंग फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फिस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस according to what? Maxwell corkscrew rule or right hand thumb rule. If we are holding a conductor in our right hand in such a way that thumb is pointing in the direction of thumb is pointing in the direction of current flow, then curling fingers of the right hand fist point in the direction of field lines produced. तो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की डायरेक्शन अपवर्ड जब करंट फ्लो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस बन गई। अब इसी का मल्टीपल प्लेसेस पे एप्लीकेशन बना, पर पहले इसी में ही अगर बात करें तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैपिटल बी सिंबल यूज किया। उसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount of current flowing through the conductor and is inversely proportional to the distance from current carrying conductor. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां से ये एक्टिविटी से ही साथ के साथ क्वेश्चन भी बन गया, तो फैक्टर को साथ में ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम सीधा अपने टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में बात की गई। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास। सबसे पहले मैग्नेट होता क्या है? एनी मटेरियल दैट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। और मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में पहला, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बना थर्ड पॉइंट, मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मतलब मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। अगर मैं एक मैग्नेट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दूं, तो अब इसके दो हाफ जो बनेंगे वो इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स की तरह हैविंग बोथ ऑफ इट्स पोल एग्जिस्ट करेंगे। आगे से फिर से मैं इसे तोड़ दूं तो फिर से नॉर्थ साउथ अपने अलग, इधर इस दूसरे पीस के अलग। हर बार इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स बनते रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल पोल एग्जिस्ट करे। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो एक ये रीजनिंग बेस्ड जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। फिर इसके बाद हमारे पास आया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग बना था रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
यहां से आपको इस बार क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है तो इसलिए इस बार आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्वेश्चन बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जब आपने पढ़ा तो इधर नॉर्थ इधर साउथ। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर इसे भी जस्टिफाई किया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने, ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ा करो एनसीईआरटी को, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला पॉइंट दिया ना ऐसे, field lines originate from the north pole towards the south pole outside the magnet and from south towards the north inside the magnet, यही कहा था पहला पॉइंट। अब देखो समझदार बच्चों ने वाई लगाया होगा इसके ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, और उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर इसका रीजन भी ढूंढ लिया होगा। हमने ये क्यों अज्यूम किया इस तरह से, क्योंकि बेटा जब कंपास नीडल को इसके पास लेके आए नॉर्थ पोल के पास, तो कंपास नीडल का जो एरो होता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल डायरेक्ट हुआ, आगे आगे मूव करते गए, हर बार वो अवे ही रहा। तो इस तरह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल अगर जा रहा है तो इसका मतलब जो भी उससे फील्ड जनरेट हो रही है वो बाहर निकल रही है वहां से। ये अजम्पशन ऐसे बनाई गई है कि एरो जो था कंपास नीडल का वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल डायरेक्ट करता था, इसलिए हमने ये अजम्पशन बना दी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एंटर एट द साउथ पोल आउटसाइड, एंड फ्रॉम इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यही रूल बना दिया कि साउथ पोल पे अंदर को एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं। इस लाइन को दिमाग में बिठा के रख लो, क्योंकि ये बार बार आपको आगे यूज करने में मिलेगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल कहां पे है, साउथ पोल कहां पे है। तो वहां पे सिर्फ इतना सा लॉजिक रखना कि जहां से फील्ड लाइंस अंदर जा रही है ना, तो पक्का वो कहां जा रही है, साउथ पोल में जा रही है, और जहां से बाहर निकल रही है तो कहां से निकल रही है बाहर, नॉर्थ पोल से। ये पॉइंट इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। और इधर दूसरा पॉइंट क्या बना, the field lines are crowded near the poles which represent strong magnetic field, and they become wider as we move away from the magnet. As you can see distance बढ़ता जा रहा है। As we move away from the magnet, the strength of magnetic field decreases. That is why they are wider apart from each other. और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, two magnetic field lines never intersect each other. कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। तो आपने क्या आंसर देना है, इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस, है ना, किसकी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड की ना। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी फिर तो, अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैग्नेटिक फोर्स की दो डायरेक्शंस बन गई तो आपको ये तो याद ही है कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड एट अ पॉइंट कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस। नेट फोर्स जहां पे भी एक्सपीरियंस होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो अगर इसकी दो डायरेक्शन होंगी फिर वहां पे तो कंपास नीडल को भी दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा सेम पॉइंट पे। कंप्लीटली एब्सर्ड, डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट इज व्हाई नॉट पॉसिबल। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि व्हाई डू दे नॉट never intersect each other, because if they do so there will be two directions of the magnetic force experienced at same point, due to which the compass needle should deflect in two different directions at same point, which is not possible, hence they never intersect each other. Or last point, the field lines are equidistant and parallel inside the magnet. equidistant और parallel होंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहां से क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछा गया, एक्सप्रेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। तो आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर बनानी होगी तो इस तरह से आप पैरेलल लाइंस बनाएंगे और उन सब लाइंस के ऊपर एरोज लगा देंगे, बन गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रीजन के अंदर। इस तरह से बना देना है आपको। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछी तो इस तरह से बना देना, काम खत्म हो गया, इजी, डन। अब ये तो हुआ हमारे पास पहले बेसिक इस चैप्टर का। फिर आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके अंदर आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का चेक कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि राइट हैंड थंब रूल लगाना है। अब उसी में सर्कुलर लूप वाला टॉपिक बना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता रहा हूं ये, वैसे एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि आया नहीं है 2-3 साल से। सर्कुलर लूप के केस में क्या होता था, इस तरह से सर्कुलर लूप लेते थे, यहां ऊपर इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड लाइंस
कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह बनेंगी। सेम वे में इधर अगर बनाऊंगा तो इधर भी कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगे। अब यहां पे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भेजना है भाई हर बार, ये ध्यान रखना, लेबल कर लिया करना कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑल थैंक्स टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, उन्होंने काइट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, बस उसी से मान लिया हमने भी, क्या करें अब, भुगतो। तो यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस, यहां पे डाउनवर्ड है तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस, ये क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस बन गई, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज और इसकी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस। चलो ये तो ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे अपवर्ड था तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस, और इधर बी पॉइंट पे डाउनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस, दैट इज ऑल ओके। पर अगर ओवरऑल देखें कि एरिया कन्फाइंड इन द कॉइल, उसके अंदर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तो ध्यान से देखो, इसकी फील्ड लाइंस अंदर को जा रही हैं इधर से, और इसकी फील्ड लाइंस भी अंदर की ओर ही जा रही हैं, तो ऑल द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल इनसाइड इट। ये भी साथ में पॉइंट लिख देंगे फिर। अच्छा एक और बात, यहां पे फील्ड लाइंस अंदर को जा रही हैं, अंदर को जा रही है तो ये वाला फेस कौन सा पोल है, किसके अंदर को जाती हैं फील्ड लाइंस, साउथ पोल को, तो इसीलिए द फेस टुवर्ड्स यू, द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स यू इज साउथ पोल। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनटू इट, साउथ पोल पे एंटर करती हैं फील्ड लाइंस, और पीछे की साइड से बाहर निकल रही हैं तो ऑब्वियसली वो कौन सा बन गया, वो नॉर्थ पोल बन गया। तो राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक पोलैरिटी ढूंढ सकते हो। अदरवाइज लोग क्या करते, क्लॉक रूल लगाना शुरू कर देते, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आईसीएसई और 12th में जाके आएगा आपको। तो क्लॉक रूल अभी नहीं लगाना कि द फेस हैविंग क्लॉकवाइज करंट फॉर्म साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट फॉर्म्स नॉर्थ पोल, वो नहीं करना हमने। हमने यहाँ पे सिंपल रखना अपने आप को कि अंदर को जा रही है फील्ड लाइंस तो साउथ पोल है, जहां से बाहर निकलेंगी वो नॉर्थ पोल है। सेम आपने सोलिनॉइड के केस में करना है, सोलिनॉइड में भी सेम ऐसे करना है, जिस फेस पे अंदर को फील्ड लाइंस मूव करेंगी वो कौन सा हो जाएगा, साउथ, जहां से बाहर निकलेंगी वो नॉर्थ हो जाएगा। इसी बेसिक को आपने अप्लाई करना है। अब इसके साथ एक और पॉइंट बना हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अभी एक सिंगल लूप है तो उसकी अपनी फील्ड बनी, डबल कर दूंगा नंबर ऑफ टर्न्स तो डबल फील्ड बनेगी, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन अ गिवन कन्फाइंड एरिया बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। और लास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये तीन फैक्टर बने, तो इन तीनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, B इज प्रोपोर्शनल टू NI अपॉन R। ये फैक्टर सेम रहेंगे सॉलिनॉइड के केस में भी। तो सॉलिनॉइड के केस में क्या करेंगे हम, सॉलिनॉइड में क्या होता है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पे करंट, ये मान लो मेरे पास रॉड, सॉलिड सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, तो उसके ऊपर इस तरह से जा रही है फील्ड, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से जा रहा है इसके ऊपर, तो मेरी तरफ से अगर मैं देखूं तो फील्ड करंट इस तरह से ऊपर जहां से जाएगा वहां से फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बाहर को निकलेंगी, तो बाहर कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, तो इसलिए इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, तो इधर बैक साइड पे क्या बनेगा, साउथ पोल, सिंपल। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है आपने, जस्ट राइट हैंड थंब रूल लगाया, फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही थी तो इसीलिए नॉर्थ पोल बन गया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बना, सॉरी, क्वेश्चन ये बना कि सॉलिनॉइड के केस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, एंड टू यूज इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाट डू, वी यूज सॉफ्ट आयरन in the core of electromagnet. So as to use it as electromagnet we need soft iron. Kyun? Because it has high permittivity and very low retentivity.
मतलब हाई परमिटिविटी मींस अलाउ ऑल द फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट. Low retentivity means does not retain magnetism. When the current supply is turned off, it loses its magnetism. तो वहीं पे हमें टेम्पररी चाहिए भाई, परमानेंट नहीं बन जाएगा. नहीं तो अगर इसकी जगह मैं स्टील डाल देता, नाइक्रोम डाल देता, अल्निको डाल देता, कोई आयरन का एलॉय डाल दूं अगर, तो दैट विल गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड. तो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं? स्टील या कोई भी आयरन एलॉय को सोलिनॉइड की कोर में डाल दो, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली. मेथड बन गया. ओके, तो यहीं से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में डिफरेंसेस के क्वेश्चन बन गए. बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है. पहला हो गया. दूसरा, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है. बार मैग्नेट की मैग्नेटिक पोलैरिटी फिक्स होती है, कैन नॉट बी चेंज्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट सप्लाई. यहां ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी जगह नीचे आ जाए अगर, तो नॉर्थ का साउथ बन जाएगा. फिर स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो और नंबर ऑफ टर्न्स, है ना. तो इस तरह से ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. यहां पे डीमैग्नेटाइज करने का भी पॉइंट बन जाता है कि बार मैग्नेट को इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को जस्ट टर्न ऑफ द करंट सप्लाई, इट विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास ये तो हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और सिर्फ एक रूल था, राइट हैंड थंब रूल. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है बेटा, और एग्जाम में 100% श्योर है एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन. अब चाहे 1 मार्क का आएगा चाहे 2 मार्क्स का. फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या बताया जाता है इसमें? अ फोर्स इज ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. व्हाई? ये क्वेश्चन बन सकता है. व्हाई डज इट एक्सपीरियंस फोर्स? बिकॉज a current carrying conductor produces its own magnetic field, due to which when brought in contact with other magnetic field source, they will interact with each other, due to which if they have same magnetic polarity they will repel, if they have opposite magnetic polarity definitely they will attract. So that is why they experience force, right? And the direction of force experienced can be determined by फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्या बोला इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने? अब इसकी स्टेटमेंट आपको क्या बताई जाती थी? इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेयर इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फील्ड, F for first finger, F for field, C for central finger, C for current, then thumb will point in the direction of force experienced. ठीक. FBI सिंबल्स की अगर बात करें, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, I करंट का सिंबल. FBI सीक्वेंस में चलोगे याद रहेगा. बस ये ध्यान रखना, इसको ऐसे मत घुमा देना, उंगलियां अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं घुमानी, ये ऐसे फिक्स रखना है. आप हाथ पूरा घुमाएंगे, जब भी घुमाएंगे उंगलियां नहीं घुमानी, ठीक है. तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बना? पहला तो डायरेक्ट हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय और डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और फिर इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. दूसरा फैक्टर बना लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और तीसरा फैक्टर बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, लेकिन फॉर्मूला जब बनाया गया तो F became equal to I L B sin थीटा. भाई फोर्स मैक्सिमम कब एक्सपीरियंस होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि फिर मैक्सिमम फील्ड लाइंस उसके थ्रू होके जाएंगी, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करवाएंगी ना उसकी फील्ड लाइंस, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, वो राइट हैंड थंब रूल से है ना, उसकी फील्ड लाइंस ये बन रही हैं. अब इसी के अक्रॉस सीधा फील्ड लाइंस उसके क्रॉस में आएंगी, तभी तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा. अगर ऐसे फील्ड
लाइंस सीधा ऊपर से ही निकल जाएं, उसके अक्रॉस ना जाएं, तो फोर्स थोड़ी एक्सपीरियंस होगा ना। फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अक्रॉस जाना पड़ेगा उनको फील्ड लाइंस को। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब परपेंडिकुलर के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसीलिए साइन थीटा साथ में लग गया। तो आई एल बी साइन थीटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। ठीक, अब साथ में एक और बात याद रखो, एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन टी इंटू एल इंटू बी। L is length of the conductor, that is distance electrons have to travel through the conductor. तो distance upon time velocity हो जाएगा यहां पे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Q इंटू V इंटू B। Q the amount of charge flowing through the conductor, V drift velocity, B strength of magnetic field। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंफ्यूजन आ रहा है क्या दिमाग में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा याद करो, एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एक अलग से बॉक्स के अंदर पैराग्राफ बना हुआ है, वहां पे बताया गया है कि करंट की स्पीड नो डाउट आपको बताई 100,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की स्पीड कितनी होती है कंडक्टर के थ्रू, इवन लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है एक्चुअली स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। और वो जो स्पीड के साथ मूव करते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 10⁻⁻⁴ होती है एग्जैक्ट वैल्यू, एनसीईआरटी में 10⁻⁻³ लिखी हो सकती है, ठीक है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड लिखा हो सकता है, पर आपने ये ध्यान रखना है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जिससे वो थ्रस्ट मिलता है उनको आगे, एक एटम से दूसरे पे जंप करके फिर आगे जाएंगे, ठीक है। अब ये सोचते रहना, सोचना कभी खाली टाइम में पेपरों के बाद सोच लेना यार कि स्विच दबाते ही ऑन हो जाती है लाइट, इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो तो धीरे धीरे जा रहा है, तब तो 1 घंटे बाद लाइट ऑन होनी चाहिए थी, फिर एकदम से कैसे हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कभी इसको फ्री टाइम में, अब सोचने का फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आना है। अब यहां से फोर्स एक्सपीरियंस्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स बताने थे आपको और साथ में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था इसलिए किया। अब हमारे पास इसमें से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो सबसे पहले अब शुरू से शुरू करते हैं क्वेश्चंस में। पहले तो फोर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस का। ये देखिए इधर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है करंट का फ्लो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इधर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, आपके किस साइड पे जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, तो आप क्या करेंगे अब यहां पे, अब आप यहां पे अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम, पहले तो सीधा स्ट्रेच कर लो आगे स्क्रीन की तरफ, फिर देखो फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही हैं, जहां फील्ड लाइन जा रही है उस तरफ को घुमा लो, हाथ घुमा दिया, चलो भाई फर्स्ट फिंगर हो गई आपके राइट साइड पे। अब देखो करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है सर ऊपर की ओर, तो थोड़ा मोबाइल अपनी तरफ घुमा के रखो और हाथ भी ऊपर को कर लो, करंट ऊपर चला गया, फील्ड इधर जा रही है, तो थंब कहां जा रहा है बेटा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द स्क्रीन नहीं बोलना आपने, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे ड्रॉ करके दिया होगा सिचुएशन, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बन गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड। अच्छा दूसरा प्रोटॉन के बारे में बात करें हम, प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव का फ्लो वही करंट का फ्लो लेना है, तो करंट कहां, इसमें भी ऊपर की ओर, फील्ड राइट साइड पे, तो फिर से इसमें भी कहां जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये समझ आ गया। अब सेम वे में एक सिचुएशन इमेजिन करने वाला क्वेश्चन दिया गया है आपको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, ऑफ कोर्स यू आर सिटिंग राइट नाउ, है ना, घर पे एक रूम में ही बैठे हो, तो जहां भी बैठे हो जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग फ्रॉम द behind wall towards your front wall,
अब ये मत बोलना ना यार कि मैं खिड़की के पास बैठा हूं, खिड़की बाहर दिख रहा है, ग्राउंड है ना, तो ऐसे वर्स्ट इमेजिनेशंस में नहीं जाना, जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो बिहाइंड वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन सोच ली ना सबने, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वापस पीछे की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे आ रहा है तो करंट आगे से पीछे जा रहा है। पहली लाइन क्लियर? A beam of electron is moving from behind wall towards the front wall. It gets deflected towards your right hand side. It gets deflected towards your right hand side by a magnetic field. Right hand side deflect हुई तो मतलब force experience आ गया right hand side की तरफ. What is the direction of magnetic field lines? आ गई ना, vertically downwards, ground की तरफ, ठीक है? तो अपने आप बच जाएगा आंसर, बस एप्लीकेशन ध्यान से करो इनकी, फोर्स एक्सपीरियंस की, डायरेक्शन की, तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। अच्छा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम मैग्नेटिक फील्ड में गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेफिनेटली, तो क्या क्या चेंज होगा फॉलोइंग क्वांटिटीज में से? इट्स मास, वेलोसिटी, मोमेंटम और ऑल ऑफ दीज। मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं होता। वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की बीम जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो ये दो चीजें चेंज होंगी, ठीक। मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी एंड मोमेंटम ये दोनों चेंज होंगे। डन। अब डायरेक्शन से रिलेटेड और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ानी है तो शुरू से एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं आप, और प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे हैं मैंने संभाल के, ध्यान देना आप। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ, और साथ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ए वाली साइड से जब देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन मिलती है एंटी क्लॉकवाइज, और बी वाली साइड से देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, यहां बी से ए की तरफ जा रही हैं फील्ड लाइंस, बी से एंटर कर रही हैं, ए से बाहर निकल रही हैं। आंसर समझ गए ना? तो पूछा है नॉर्थ पोल कहां है, ऑब्वियस है, ए से बाहर निकल रही हैं तो ए की तरफ है, क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं, और क्वेश्चंस की भी ट्राई करेंगे बनाने की। एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी नॉर्थ टू साउथ, वेयर? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाइए। ये मान लो कंडक्टर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, पकड़ लो ऐसे पेन को, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो गया, थंब। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहां रख दिया तो नॉर्थ से साउथ की तरफ देखो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है, यही बनेगा। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन कब बनेगी, वो बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से? बिलो द वायर और अबव द वायर, मतलब यह है बोलने का, अगर मैंने इस तरह से रखा है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो नॉर्थ से साउथ कहां जा रहा है, बिलो द वायर। ऊपर से कहां जाएगा, ऊपर से साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रहा होगा वायर के ऊपर से अगर देखूंगा, और नीचे से देखूं तो नीचे से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है फील्ड लाइंस, ठीक है, ये ध्यान देना है आपने। इस तरह से ये नीचे वाला एरिया हो गया वायर के, तो नीचे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नीचे बोलना है आपने, बिलो द वायर से, ठीक है, बिलो, आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से, ये दो क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने। देखिए आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर, दो पॉइंट दिए हैं P एंड Q, वेयर R1 इज मोर देन R2। तो पहले पूछा है कहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऑब्वियस है डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस R1 ज्यादा है तो वहां पे कम है फील्ड की स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्गर कहां हुई, Q के पास। ये तो डायरेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट P एंड एट Q। अरे यार फिर से वही, हर बार यही बात करनी है आपने, पकड़ लेना है वहीं पे पेन को और देखना है P वाली साइड से फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं,
पेपर में अंदर को जा रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इधर से क्यू वाली साइड से कहां आ रही है, बाहर निकल रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाने से पता लग गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर पी की साइड से, और क्यू पे कहां है डायरेक्शन फील्ड लाइन की, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। दैट्स इट, इतना सा पार्ट आपने इसमें बताना है, इजी। लास्ट एक थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर बढ़ानी होगी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि कंपास नीडल है और एक पॉइंट है ए। अब ए पॉइंट के ऊपर आपको कंडक्टर रखा गया है, उस कंडक्टर को आप कैसे रखेंगे कि कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, और कैसे रखेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो। तो याद ही होगा मैक्सिमम कब होती है डिफ्लेक्शन, जब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होता है, जब परपेंडिकुलर होता है करंट का डायरेक्शन मैग्नेट के। तो रख दो ना ऐसे, तो जब मैं इस तरह से रखूंगा, ए पॉइंट के थ्रू जानी चाहिए वायर। इफ द वायर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, when the wire is placed in such a way that wire is carrying current perpendicular to the plane of paper out of it, यहां से बाहर निकल रहा है, then it will experience maximum force। और मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करवाना तो ऐसे रख दो, बस इस तरह से रख दो ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हो या फिर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हो। तो ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, दोनों की फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों का प्लेन सेम बन जाएगा मतलब, इसीलिए विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड पैरेलल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये सेकंड पार्ट बन गया इस चैप्टर का। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ। लास्ट पार्ट के अंदर हमें क्या बताया गया है, इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक सर्किट। चलो अब फटाफट से लास्ट टॉपिक को करते हैं और फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम आपने जो एनसीईआरटी में दिया है, डोमेस्टिक सर्किट, वो एक बार फिर से ट्राई करना है, बनाना है आपने, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बनाना चाहिए आपको। दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्यूज का मटेरियल क्या होना चाहिए, कहां पे यूज होना चाहिए और क्यों। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू ब्रेक डाउन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एनी ओवरलोडिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और शॉर्ट सर्किट, राइट। तो कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग द सर्किट डाउन। कैसे ब्रेक करेगा, generally it is made of a material having very high resistivity and very low melting point, like solder, alloy of lead and tin. So what does it do, it melts down due to any voltage fluctuation or any excessive current flowing through the fuse wire, so as to break the circuit and protect the appliance from getting damaged, ठीक है। Where to use the fuse, always connected in live wire before the switch, अप्लायंस से पहले लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि अप्लायंस को ही तो प्रोटेक्ट करना है भाई, अगर बाद में लगाया तो सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा लेकिन अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा सीरीज में लगाना है, बिफोर द अप्लायंस लगाना है। सीरीज में ही क्यों, सेम करंट जाना चाहिए, जो अप्लायंस को मिल रहा है उसी को तो कंट्रोल करना है हमने, तो इसीलिए सीरीज में लगाना है, बिफोर द अप्लायंस लगाना है, लाइव वायर के अंदर लगाना है, ठीक है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट लास्ट ईयर के रिपीटेड पॉइंट्स है, लेकिन डेफिनेशंस को फिर भी कर लेना। अब यहां से एक पावर रेटिंग, करंट रेटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। पावर का आपको फॉर्मूला पता है, I इंटू बी। पावर का फॉर्मूला पता है, I इंटू बी। तो हमें दिया है एक इलेक्ट्रिक केटल जिसकी पावर है 1 किलोवाट, इसे हमने 220 वोल्ट सप्लाई पे यूज करना है, जिसमें करंट जो कंडक्टर वायर है उसकी करंट रेटिंग हमें गिवन है। मान लो करंट रेटिंग है 5 एम्पियर, तो पूछा है क्या ये अप्लायंस काम करेगा, देख लेते हैं। अगर 5 एम्पियर से करंट विड्रॉल होगा तो काम करेगा, अगर 5 एम्पियर से ज्यादा विड्रॉ करेगा करंट तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वायर 5 एम्पियर से ज्यादा अलाउ ही नहीं करेगी, ओवरलोडिंग का केस हो जाएगा। तो देखें, पावर दी है 1000 वॉट, वोल्टेज दी है 220
वोल्ट। तो करंट कितना ड्रॉ होगा 1000 अपॉन 220, 0 से 0, 2 11 जा 250, तो 50 अपॉन 11 4.5 एम्पियर। तो that is less than the current rating of the conductor wire, it means it will work। पर अगर इसकी जगह पे 2 किलोवाट का अप्लायंस यूज करते तो 2000 अपॉन 220 हो जाता, 0 से 0, 2 11 जार 100, 100 अपॉन 11 9.09 एम्पियर बन जाता, देन इट विल नॉट वर्क, है ना, क्योंकि अब करंट का विड्रॉल ज्यादा है, मोर देन द करंट रेटिंग ऑफ द सप्लाई लाइन, तो उस सिचुएशन में काम नहीं करेगा। ये दोनों सिचुएशन में से कोई भी पूछ सकते हैं वो कि वेदर द अप्लायंस विल वर्क और नॉट। ठीक, ये तो हो गया मैग्नेटिज्म के डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत मेहनत करते रहे हो ऑलरेडी, और आप लोगों ने अभी लास्ट मोमेंट तक सारा क्रॉस चेक किया। यहां से अर्थिंग वाले टॉपिक को भी रिवाइज करना है। अर्थिंग का पर्पस कि शॉर्ट सर्किट वो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है, मेटल सरफेस ऑफ द अप्लायंस से सीधा ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है करंट को, उसे भी पूरे चैप्टर्स को थॉरोली आपने एक बार क्रॉस चेक करना है। एक और एनसीईआरटी में नंबर ऑफ बल्ब्स कैन बी यूज्ड, कितने बल्ब्स यूज हो सकते हैं, उसका कैलकुलेशन वाला एक न्यूमेरिकल वो मेरे से स्किप हो गया था, तो मैं 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको लास्ट में। ये एक तरह से मेरी तरफ से आपको गिफ्ट की तरह रख लो इसको, इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए रखे थे संभाल के। सबसे पहला नंबर ऑफ बल्ब्स वाला कि हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी यूज्ड। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बल्ब्स दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम अ सप्लाई लाइन। एक था कि 10 वॉट वाले कितने बल्ब यूज कर सकते हैं 220 वोल्ट सप्लाई से, सो दैट ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली ड्रॉ 5 एम्पियर करंट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर, कितना आया 220 इंटू 220 अपॉन 10, 4840 ओम, ये एक बल्ब का आ गया। और रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने हैं हमें ये अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, तो हमारे पास बनेगा R अपॉन N, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दैट इज नंबर ऑफ बल्ब्स आ जाएगा R अपॉन R इन पैरेलल। तो R इन पैरेलल कितना आएगा 220 अपॉन 5 V अपॉन I, R आ जाएगा 44 ओम, तो बन गया 4840 अपॉन 44, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 110 बल्ब्स। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 176 ओम बल्ब्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो पहले तो रेजिस्टेंस पैरेलल का कितना बन गया 220 अपॉन 5 44, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 176, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना आ जाएगा R अपॉन R इन पैरेलल 176 अपॉन 44, कैंसिल करूंगा आ जाएगा आंसर 4 बल्ब्स। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं तो एक क्वेश्चन, आई थिंक ये डबल डिजिट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 12 या 13 नंबर पे रखा हुआ है एनसीईआरटी की चैप्टर एंड एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिसिटी में। कंपेयर द पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर इन द 2 गिवन सर्किट्स। 2 सर्किट कौन कौन से दिए हैं, एक मिनट मैं एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में लास्ट में आपके पास, हाँ, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। नंबर 1 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 and 2 ओम रेजिस्टर्स, सीरीज में लगे हैं 1 ओम 2 ओम 1 2, बैटरी लगी है 6 वोल्ट, और दूसरी ओर दिया है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 and 2 ओम, पैरेलल में लगे हैं 12 2 ओम और 4 वोल्ट बैटरी है।
तो सीरीज के केस में आई स्क्वायर आर होता है पावर, 2 ओम का निकालना है ना, तो पहले तो टोटल का निकालना पड़ेगा करंट। टोटल का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो फिर करंट कितना हो जाएगा 6/3 2 एम्पियर। तो इसके थ्रू भी 2 एम्पियर ही होगा करंट, सीरीज में सेम होता है। तो पावर कितनी बन गई सीरीज वाले की, मतलब 2 ओम वाले की, 2 ओम के थ्रू आई स्क्वायर आर कितना बना, आई स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2, 8 वॉट। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी ओर पैरेलल, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन आर, 4 स्क्वायर अपॉन 2, 16/2, 8 वॉट। तो पावर का कंपेयर करने के लिए कहा था, मतलब रेशियो पूछी है, 8/8 लिख के करना है बेटा, 1:1 आएगा आंसर। यहां पे खत्म नहीं कर देना कि 8 वॉट निकाल दिया और खत्म काम। कंपेयर का मतलब रेशियो निकाल के देनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक बात और, सीरीज पैरेलल के एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में खास करके, और लाइट चैप्टर में एग्जाम्पलर को भी करो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, और साथ में ओम्स लॉ वाली रे डायग्राम, वो जो उसमें डायग्राम बनाई हुई है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का एक्सपेरिमेंट है जहां पे, उसे अच्छे से क्रॉस चेक कर लो, वहां से क्वेश्चन बन सकता है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को, जिसमें मल्टीपल सेल्स दिए हुए हैं, रियोस्टैट लगा हुआ है वो वाला, और साथ में इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस बार के लिए एमीटर वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी में से ये क्वेश्चंस हो गए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के तो आप लोगों को अब क्लियर है, अगर ये सारा प्रैक्टिस कर लोगे जो आज किया हमने, तो डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जाम। फाइनली मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि जब आप अब साइंस की पूरी तैयारी कर लें, इसके बाद आपने कम से कम 3 सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। एक बारी तो सीबीएसई का सैंपल पेपर फिर से लिख के करो, माइंडसेट बनता है, उससे मोमेंटम गेन होता है बेटा। ये नहीं मुझे आता है तो इसलिए छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपने, ठीक है। आता है हो जाएगा, अपने आप नहीं होने वाला कुछ भी। वहां पे ब्लैंक हो गए तो क्या करोगे, इट्स वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, रिस्क नहीं लेना आपने, एक भी चीज के लिए छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक है। फाइनल ओवर चल रहा है ये तुम लोगों का, गिव इट योर बेस्ट शॉट, ठीक है। अपने सारा बेस्ट दे दो, अब वापस थोड़ी आना ये टाइम, ठीक है। बोलते हैं ना कि टाइम इज मनी, दे आर रॉन्ग, टाइम इज लाइफ। मनी तो वापस आ जाएगा, लाइफ थोड़ी वापस आएगी यार। तो इस टाइम को आपने अपने 100% एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट दिस टाइम, रिटर्न्स भी हैवी मिलेंगी फिर, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम, रॉक करना पेपर के अंदर। माइंडसेट जो पहले क्वेश्चन के साथ होगा वही लास्ट क्वेश्चन तक लेके चलना है, अपना कूल कंट्रोल मेंटेन करके रखना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपनी कमांड बना के रखनी है। ऑल द बेस्ट गाइस।